So simply the purpose is to watch this lecture entirely with concept to the full extent कि बीच में मैं किसी सो ना जाऊँ. So this is the only purpose to watch this lecture. So quickly recap this chapter because this is conceptual chapter as well. Alright. तो आज के लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले हैं चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर। अब इन चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में हमारा पर्पस क्या रहेगा उसको समझने के लिए हम बात करते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या बात किया कि अगर कोई ट्रांजैक्शन जब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है क्या वो सप्लाई है या नहीं है, ठीक है। अगर सप्लाई नहीं है तो सर जीएसटी आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन अगर सप्लाई है तो हमें चेक करना पड़ेगा सर एग्जेम्प्ट है या नहीं है। तो अगर ये सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो सर कोई जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन सर अगर सप्लाई एग्जेम्प्ट नहीं है, अगर सप्लाई एग्जेम्प्ट नहीं है दैट मींस वो क्या है, टैक्सेबल है। तो ऐसे केस में हु विल पे द टैक्स, कौन व्यक्ति को टैक्स को पे करेगा, ये बात हम जानने वाले हैं। उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर पढ़ेंगे। ये चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे सर कि अगर किसी ट्रांजैक्शन पे जीएसटी पे होने वाला है तो कौन पे करने वाला है, उसकी बात यहां पे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। उसके लिए हम लेते हैं जीएसटी चार्जिंग सेक्शन की। चार्जिंग सेक्शन जो हर टैक्स में होता है, जो बताता है कि कौन टैक्स पे करेगा। तो यहां बताया है कि जीएसटी लगेगा अगर आपका इंटरेस्ट सप्लाई है या इंटरेस्ट सप्लाई है। इंटरेस्ट सप्लाई है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और यूटीजीएसटी आपका लगेगा, जो कि मैक्सिमम 20% ईच तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। और अगर आपका इंटरेस्ट सप्लाई है तो आईजीएसटी लगेगा, जो मैक्सिमम 40% तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद किसमें लगेगा, ऑन वैल्यू डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 50 जो वैल्यू सप्लाई करके जाकर के पढ़ेंगे। लेकिन कौन पे करेगा, तो यहां पे बोला गया कलेक्टेड एंड पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। जो व्यक्ति टैक्सेबल पर्सन है वही इसे कलेक्ट करेगा और पे करेगा गवर्नमेंट को। तो सर क्वेश्चन आता है टैक्सेबल पर्सन कौन है। तो टैक्सेबल पर्सन का मतलब है एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन द जीएसटी, जो जीएसटी के अंदर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, टैक्सेबल पर्सन बोलेंगे। तो इसका मतलब जो व्यक्ति रजिस्टर्ड है उसे टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। तो सर कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो ऐसे केस में बोला अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर नहीं करवाता है लेकिन वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है इन जीएसटी, तो वो भी क्या कहलाएगा, टैक्सेबल पर्सन। तो अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड है चाहे वो लायबल टू रजिस्टर होने की वजह से या फिर अपनी मर्जी से, और या फिर कोई व्यक्ति भले रजिस्टर नहीं करवाता लेकिन वो लायबल टू रजिस्टर है, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी हो गई तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल पर्सन हो जाएगा। कौन लायबल टू रजिस्टर होता है इसकी बात हम डिटेल में रजिस्ट्रेशन चैप्टर में करेंगे। लेकिन एक बात ये समझो कि स्टेट वाइज लिमिट दे रखी है, किसी स्टेट में 10 लाख है, किसी में 20, किसी में 40 लाख। अगर उससे आपका टर्नओवर एक्सीड कर जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाता है, आप लायबल टू रजिस्टर हो जाते हो। ये आपको एक बात ये समझना है। चलिए अब कौन टैक्स पे करेगा सर, टैक्सेबल पर्सन भी। मतलब आप एक ट्रांजैक्शन को समझो तो ट्रांजैक्शन में टैक्स कौन पे करेगा, तो हम एक नॉर्मल बात करते हैं। मान लीजिए एक सप्लायर है, उसने मिस्टर राम को क्या किया, 1 लाख भेजा। तो राम ने उसके बदले में उसको क्या किया, 1 लाख रुपए का लैपटॉप था और 1 लाख रुपए प्लस 18% का जीएसटी मान लेते हैं, 1,18,000 रुपए का कर दिया, दे दिया किसको, सप्लायर को। अब सप्लायर के पास 1,18,000 आ गए, सप्लायर ने 1 लाख रुपए के पास रखा और 18,000 किसको जमा करवा दिए, गवर्नमेंट को जमा करवा दिए। तो यहां पे सप्लायर ने क्या किया, अपने कस्टमर से पैसा कलेक्ट किया टैक्स के नाम पे और उसे किसको जमा करवा दिया, गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और जीएसटी में नॉर्मली हर ट्रांजैक्शन में ऐसा ही होता है। क्या होता है सर कि जो भी सप्लायर है वो क्या करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा कस्टमर से और उसे डिपॉजिट करवा देगा गवर्नमेंट को, जिसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जहां पे गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, हमने जीएसटी काउंसिल पढ़ा था जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर बैठे हैं और उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया और बोला कि भाई कुछ गुड्स और सर्विसेज ऐसे हैं जिनको हम नोटिफाई कर देंगे और उसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा, रेसिपिएंट पे करेगा डायरेक्टली। सर इसका मतलब सर जहां पे मान लीजिए एक लैपटॉप बेचा सप्लायर ने नाम को, तो नाम सप्लायर को 1 लाख रुपए ही देगा, जीएसटी का अमाउंट नहीं देगा। तो कैसे करेगा सर, गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे जाएगा, तो सर जो कस्टमर है ना वही 18,000 रुपए का जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। तो इसका मतलब सप्लायर को पैसा कलेक्ट नहीं करना है कस्टमर से, कस्टमर ही डायरेक्टली टैक्स किसको जमा करवा देगा, गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। और इसे हम बोलेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब तक लगेगा सर, कब तक नहीं लगेगा, कैसे पता चलेगा कब सप्लायर पे करेगा कब रेसिपिएंट, तो समझना आपकी हर ट्रांजैक्शन पे सप्लायर इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स एंड पे द गवर्नमेंट, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस जहां पे किन्हीं गुड्स को या सर्विसेज को नोटिफाई करके रखा है कि भैया इनके ऊपर क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा, मतलब रेसिपिएंट टैक्स लगेगा। अगर इन सबको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह फॉरवर्ड चार्ज है। तो इसका मतलब सर हमें पढ़ना पड़ेगा कैसे, वी विल रीड कि भाई कौन कौन से गुड्स और कौन कौन से सर्विसेज आरसीएम में नोटिफाई किए गए हैं जहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट विल पे द टैक्स। बाकी सब केसेस में सर सप्लायर विल पे द टैक्स, इट विल कलेक्ट फ्रॉम द कस्टमर और पे द गवर्नमेंट। अच्छा ये है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्यों लाया, देखो नॉर्मली सप्लायर टैक्स पे करा था, लेकिन कई बार गवर्नमेंट को दिक्कत आती थी सप्लायर से पैसा रिकवर करने में। मान लीजिए सप्लायर पैसा लेके जिससे गवर्नमेंट को पैसा कलेक्ट करना मुश्किल है, उससे अच्छा रेसिपिएंट से पैसा कलेक्ट किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने चीजों को क्या कर दिया, आरसीएम में नोटिफाई कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं यहां पे सबसे पहले कौन कौन से गुड्स नोटिफाई किए गए हैं आरसीएम के अंदर, हम उसकी बात करेंगे। तो इसके लिए आपको 3 चीजें देखनी है। पहली आपने कौन से गुड्स सप्लाई किए हैं, सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है। अगर ये तीनों चीजें हमारी की से मैच हो जाएगी तो क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां बोला कि अगर फॉलोइंग एग्रीकल्चर गुड्स कौन कौन से सर, कैश्यू नट्स, नोट शेल और बीट, जो काजू होते हैं उनको पहले ब्राउन कलर में होते हैं, उसके बाद उनका कलर उतार दिया जाता है तो व्हाइट कलर के काजू आपको देखने को मिलते हैं। जब तक उनका वो कलर नहीं उतारा गया है, कैश्यू नोट शेल और बीट, बीड़ी पेपर लीव्स, आपने बीड़ी देखी होगी, जो सिगरेट के बाद बीड़ी आती है उसमें क्या होता है, तंबाकू एक पत्ती के अंदर रैप होता है, तो जो ऊपर पत्ती लगी जाती है उसे बोलते हैं बीड़ी पेपर लीव और पेपर लीव्स भी बोलते हैं। उसके अलावा सर तंबाकू लीव्स, तंबाकू जिससे बनता है उसकी जो पत्तियां होती हैं वो भी पैदा की जाती है एग्रीकल्चर से। रो कॉटन कच्ची हुई जो सीधा खेत से लाई जाती है, कपास जिसे बोलते हैं, तो वो जो नहीं है। अगर ये 4 एग्रीकल्चर गुड्स कौन से, कैश्यू नट, नोट शेल, बीट, बीड़ी पेपर लीव्स, पेपर लीव्स, तंबाकू लीव्स और रो कॉटन, अगर किसी एग्रीकल्चरिस्ट ने, सप्लायर कौन है, एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर, उसने किसको सप्लाई किया है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को। तो सर हम वैसे ही फार्मर के ऊपर जो टैक्सेस है वो जनरली नहीं लगाते हैं, तो हमने फार्मर को एक्सक्लूड कर दिया और हमने बोला कि जो रेसिपिएंट है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्या करेगा, यहां पे टैक्स पे कर देगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। तो यहां पे रजिस्टर्ड पर्सन विल पे द टैक्स। तो ये बाकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं लगता, सिर्फ 4 लगता है। उसके बाद ऑयल्स अदर देन दोज ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, तो कौन कौन से ऑयल्स को यहां पे कवर किया गया, ऑफ पेपरमिंट, स्पीयरमिंट ऑयल, वाटरमिंट ऑयल, हॉर्समिंट ऑयल, बर्गमिंट ऑयल, मेंथा ऑयल। इसके अगर मैं साइंटिफिक नाम बोलूं तो मेंथा पेपरिका, एक्स मेंथा स्पाइसिका, एक्स मेंथा एक्वाटिका, एक्स मेंथा सिलेस्ट्रिस, एक्स मेंथा सिट्रिक। तो सर इतने टेक्निकल नाम हमें कैसे याद होंगे, आपको याद नहीं करने हैं, आपको कोई पूछेगा नहीं कि कौन कौन से ऑयल को आपसे लगाया गया है। आपसे कोई ट्रांजैक्शन आई उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वेदर इट वाज कवर्ड अंडर आरसीएम और नॉट। तो ऐसे केस में आपको ओवरव्यू होना चाहिए कि सर ये वाले हैं, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना अगर ये वाले ऑयल सप्लाई किए हैं किसने, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को। अब अनरजिस्टर्ड पर्सन को कहां सरकार पकड़ने जाएगी, और ऐसे केस में बोला भैया जो रजिस्टर्ड पर्सन को ये सप्लाई किया गया है, जो रेसिपिएंट है वही डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्या कर देगा, टैक्स जमा करवा देगा।
उसके बाद सर थर्ड पॉइंट सिल्क यार्न मेड फ्रॉम द रॉ सिल्क सिल्क कॉम और कोकून्स। देखिए एक छोटे-छोटे कीड़े होते हैं जिन्हें बोलते हैं सिल्क वॉर्म्स। ये जैसे-जैसे अपना जीवन जीते हैं तो अपने आस-पास क्या बनाने लगते हैं, रेशे बनाने लगते हैं, अपने आस-पास से कवर बनाते हैं। इनको बोलते हैं सिल्क कोकून्स और इस कवर के जो रेशे होते हैं उसी को बोलते हैं सिल्क। क्या किया जाता है, इन सिल्क कोकून को पाला जाता है और उसके बाद इनके रेशे निकाले जाते हैं जिससे क्या बनता है, सिल्क यार्न बनता है। तो जिसने ये प्रोसेस किया है तो उसे क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्क यार्न। तो जिसने सिल्क यार्न बनाया है वो किसको सप्लाई करेगा, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को। तो रजिस्टर्ड पर्सन इसके ऊपर आरसीएम में टैक्स पे करेगा, आरसीएम में रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है सप्लाई ऑफ लॉटरी। अगर लॉटरी सप्लाई किया गया है किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है क्योंकि सर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉटरी कंडक्ट नहीं कर सकती। ये किसके पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी के पास पावर है कि वो लॉटरी कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी लॉटरी लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट्स के माध्यम से बेचते हैं। जो भी लॉटरी टिकट है ये लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट को बेचते हैं और एजेंट आके जो नॉर्मल लोग हैं उनको बेचते हैं। तो यहाँ पे तो स्टेट गवर्नमेंट ने लॉटरी डेटा लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट को इसके ऊपर गवर्नमेंट खुद टैक्स पे नहीं करेगी। कौन पे करेगा सर, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट जो रेसिपिएंट है वो टैक्स पे करेंगे आरसीएम में। सर ऐसा क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट खुद टैक्स पे नहीं करना चाहती। तो ऐसे केस में जिसको इन्होंने माल बेचा उसको क्या कर दिया, लाइबल कर दिया और आरसीएम में टैक्स पे करेगा सामने वाला लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट। उसके बाद सर यूज्ड व्हीकल एंड गुड्स, ऐसे व्हीकल्स जिनको यूज कर लिया गया है, ऐसे कुछ जिनको यूज कर लिया गया है या सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स। मान लो गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है जिसने कहीं पे रेड मारी और वहां का जो माल है वहां का व्हीकल है कॉन्फिस्केट कर लिए, ठीक है, सीज कर लिया, अपने कस्टडी में ले लिए या कोई वेस्ट और स्क्रैप। तो ये गवर्नमेंट वाले करके क्या करके बेचेंगे सर, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी अगर इन्होंने ये सामान जो यूज किया हुआ सामान सेकंड हैंड गुड्स वगैरह वेस्ट स्क्रैप वगैरह अगर सप्लाई किए हैं किसी रजिस्टर्ड पर्सन को तो भैया गवर्नमेंट खुद टैक्स पे नहीं करेगी। कौन पे करेगा, रेसिडेंट पे करेगा, दैट इज रजिस्टर्ड पर्सन जो यहां पे टैक्स पे करेगा आरसीएम के अंदर। तो देखना सर यहां पे जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है वो एक एक्सेप्शन है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने यूज्ड गुड्स, यूज्ड व्हीकल्स, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, वेस्ट और स्क्रैप अगर बेचा किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, इवन देन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज खुद टैक्स पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज में। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी सप्लाई करता है तो कौन टैक्स पे करेगा सर, सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन विल पे दी टैक्स। उसके बाद सर पीएसएलसी सर्टिफिकेट, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किए हैं तो सर जो रेसिपिएंट है रजिस्टर्ड पर्सन वो इसके ऊपर क्या करेगा, आरसीएम में टैक्स पे करेगा। उसके अलावा सर मेटल स्क्रैप मतलब लोहे का जो एक कबाड़ होता है, मेटल स्क्रैप होता है, अगर वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने सप्लाई किया है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, नॉर्मली देखा जाता है कि भैया इंडस्ट्री के पास बहुत सारा स्क्रैप जो है बेचा जाता है तो जो रजिस्टर्ड पर्सन इस स्क्रैप को एक्वायर करेंगे अगर वो रजिस्टर्ड है तो सर ऐसे केस में क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा। अगर सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड तो तीनों कंडीशन आपकी पूरी होनी चाहिए तो आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। ये गुड्स के केस में ये 7 एंट्रीज हैं जो आपको आरसीएम के लिए दी गई हैं। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। सर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कुछ ट्रक कॉन्फिस्केट करे थे जीएसटी एक्ट में ट्रेडमार्क करके और वो ट्रक इन्होंने क्या किया, सेल किए हैं फॉर 10 लाख रुपीस टू एबीसी लिमिटेड। यहां पे सप्लायर कौन है सर, यहां पे जीएसटी डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और किसको सप्लाई किया है तो एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर। तो सर यूज्ड गुड्स व्हीकल वगैरह अगर आपने सप्लाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी ने किसको, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करेगा, वो रजिस्टर्ड पर्सन। तो यहां पे एबीसी लिमिटेड विल पे दी टैक्स ऑन दिस अमाउंट। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कुछ स्क्रैप सेल किया 8 लाख रुपीस का टू एक्साइज लिमिटेड रजिस्टर्ड। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इज एक्सेप्शन, वो हमेशा खुद का टैक्स खुद ही पे करेंगे क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास खुद का टैक्स सिस्टम है, वो खुद से टैक्स पे कर सकते हैं, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को टैक्स पे करेगा। एचडीएफसी बैंक ने सेल किया है पीएसएससी सर्टिफिकेट टू आईडीएफसी बैंक, तो भैया जिस बैंक ने खरीदे हैं आईडीएफसी बैंक तो वही इसके ऊपर क्या करेगा, टैक्स पे करेगा आरसीएम के अंदर। अगर आप इस पूरे गुड्स वाले केस में अगर आपने नोटिस किया होगा यहां पे रेसिडेंट कौन होना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए तभी आरसीएम लगेगा। तो अगर कभी गुड्स की सप्लाई का केस आए जब तक रेसिडेंट रजिस्टर्ड नहीं है तब तक तो आपका आरसीएम का सवाल पैदा नहीं होता। और अगर सप्लायर के ध्यान से देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर होगा या गवर्नमेंट होगी, ठीक है, या फिर फार्मर होगा। तो ये सब केसेस में ही आपको क्या लगता है, आरसीएम लगता है कि याद करने में आपको आसान रहेगा आइडेंटिफाई करने में। एग्रीकल्चर गुड्स है सर, सिल्क यार्न है, ऑयल सैंड, लॉटरी है, यूज्ड व्हीकल्स वगैरह है, पीएसएलसी और मेटल स्क्रैप। एक बात ध्यान रखना सर, यहां पे आपको कोई भी यहां पे एक ऐसा लिखने को नहीं बोलेगा कि आरसीएम ऑन गुड्स पे ऐसे लिखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको ट्रांजैक्शन से होंगे क्वेश्चन में और उस ट्रांजैक्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सर इस ट्रांजैक्शन पे आरसीएम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप ट्रांजैक्शन में देखोगे कि भैया गुड्स कौन सा है, दूसरी बात आपका सप्लायर कौन है, तीसरी बात आपका रेसिपिएंट कौन है। अगर ये तीनों कंडीशन यहां वाली एंट्री से मैच होता है तो आरसीएम लग जाएगा, रेसिपिएंट विल पे द टैक्स, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड सप्लायर विल पे द टैक्स ऑन दिस अमाउंट। तो इस प्रकार से जो है आरसीएम ऑन गुड्स काम करेगा। अब हम आगे बात करने वाले हैं आरसीएम ऑन सर्विसेज। कौन-कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जिनको नोटिफाई किया गया है आरसीएम के अंतर्गत जिसमें रेसिपिएंट विल पे द टैक्स। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहां बात करते हैं अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विसेज दिया गया है जीटीए के द्वारा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का अगर सर्विसेज दिया गया है जीटीए के द्वारा, ठीक है, तो हमने पहले बात करी थी सर आरसीएम और फॉरवर्ड चार्ज का सवाल तभी आता है जब कोई चीज टैक्सेबल होगी। लेकिन सर हमने पढ़ा अगर जीटीए सर्विसेज देता है फॉलोइंग गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के, कौन-कौन से, अगर रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर, कैलामिटीज और एक्सीडेंट, अगर ऐसे रिलीफ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी गई है, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और मिल्क, सॉल्ट और फूड ग्रेन जैसे फ्लोर, पल्सेस एंड राइस एंड ऑर्गेनिक मिल्क। ये हमने एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ा था कि अगर इन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है जीटीए के द्वारा तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। उसके अलावा अगर जीटीए ने सर्विस दी है टू द फॉलोइंग पर्सन, अगर जीटीए ने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी है किनको, डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है ओनली फॉर डिडक्टिंग टीडीएस, ओनली फॉर डिडक्टिंग टीडीएस, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टीडीएस काटने के पर्पस से रजिस्ट्रेशन लिया है। ये भी हमने एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ा था। अगर जीटीए ने इनको सर्विस दिया है तो भी हम उसकी सर्विस क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। जीटीए ने अगर किसी अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को या अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कोई सर्विस दिया है ट्रांसपोर्टेशन का तो वो भी हमें एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो इन केसेस में जो जीटीए की सर्विस है क्या हो जाएगी सर, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और अगर एग्जेम्प्ट हो जाएगी तो फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन सर इसके अलावा अगर जीटीए ने ट्रांसपोर्टेशन गुड्स की सर्विस दी है बाय रोड, ठीक है, और उस बंदे ने अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट नहीं किया तो यहां पे जीटीए को ऑप्शन दिया गया कि जीटीए चाहे तो क्या कर सकता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर सकता है, जीटीए चाहे तो वो खुद टैक्स पे कर सकता है। लेकिन अगर वो खुद टैक्स पे करने के लिए ऑप्ट नहीं करता है तो क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। जब वो सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, कोई भी व्यक्ति जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में उसको अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो यहां पे आरसीएम लग जाएगा। अगर किसी फैक्ट्री को, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को भले वो रजिस्टर्ड ना हो तो भी क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा। एक बात बता सर, जो जहां पे आरसीएम लग जाता है, मान लो कोई फैक्ट्री अनरजिस्टर्ड है उसके ऊपर आरसीएम लग गया तो सर इसको टैक्स पे करने के लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, एओपी है या कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो यहां पे आरसीएम लग जाएगा। ध्यान रखना बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब ऐसा इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी जिसका खुद का अपना सेल्फ एग्जिस्टेंस है। जैसे आप कंपनी की बात करो तो कंपनी का खुद का अपना एग्जिस्टेंस है, आप एलएलपी की बात करो तो उसका खुद का अपना एग्जिस्टेंस है। फॉरेन कंपनी, तो तीन चीजें जो आपकी मेजरली है वो बॉडी कॉर्पोरेट में कवर होंगी, एलएलपी, फॉरेन कंपनी और कंपनी। ये
यहाँ क्या करूंगी पार्टनरशिप फंड मतलब जो पार्टनर्स मिलकर पार्टनरशिप फंड बनाते हैं। अगर इनमें से किसी को भी जीडीए ने ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स की सर्विस दी है और उसके ऊपर जीडीए ने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट नहीं किया है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। जीडीए कौन होता है सर जो ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स के दौरान आपको कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। अच्छा सर रेसिडेंट कौन होगा? अब देखना पड़ेगा रेसिडेंट इनमें से कोई है क्या तो आसान लगेगा। तो रेसिडेंट कौन होगा? सर रेसिडेंट होगा वो व्यक्ति जो जीडीए को फ्रेट पे करने के लिए लायक है। मान लो जीडीए ने ए का माल उठा के बी तक पहुंचाया। अब अगर जीडीए को ए पैसा पे करने वाला है ट्रांसपोर्टेशन का तो ए विल बी द रेसिडेंट, अगर बी पे करने वाला है तो बी विल बी द रेसिडेंट। जो पैसा पे करेगा जीडीए को ही विल बी द रेसिडेंट कंसीडर्ड और वही आरसीएम में क्या करेगा टैक्स पे करेगा। तो जीडीए ने केस में क्या किया कुछ लोगों को एग्जम्प्ट कर दिया और जिनको एग्जम्प्ट नहीं किया वहां पे क्या लगा दिया आरसीएम लगा दिया अगर जीडीए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट नहीं करता है तो। ठीक है बात मानने। अब देखना अब जीडीए के पास टैक्स रेट क्या लगेगी ये चीज हमने समझ ली है। देखो जीडीए क्या कर सकता है या तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करेगा और अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट नहीं करेगा तो क्या लग जाएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे होने वाला है जीडीए की सर्विसेज पे तो टैक्स रेट हमेशा क्या लगेगा 5% की रेट से 5% की रेट से ही टैक्स पे होगा जीडीए की सर्विसेज पे। अगर जीडीए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर लेता है तो उसके पास दो ऑप्शन है वो या तो 18% की रेट से जीएसटी पे करे या 5% की रेट से जीएसटी पे करे। अब इसमें से उसको क्या करना है ऑप्शन चूज करना है। सर कोई भी व्यक्ति ज्यादा टैक्स रेट से जीएसटी क्यों पे करना चाहेगा उसकी भी हम यहां पे बात समझ लेते हैं। मान लीजिए सर कोई जीडीए है जीडीए ने यहां पे रेसिडेंट को सर्विस प्रोवाइड करे। मान लीजिए इसने 3 करोड़ रुपए की क्या प्रोवाइड कराई है सर्विसेज प्रोवाइड कराई है और उसको प्रोवाइड कराने के लिए उसने क्या किया है 2 करोड़ का ट्रक परचेज किया है। ठीक है अब अगर मान लीजिए जीडीए की सर्विस पे आरसीएम लगता है तो क्या होगा रेसिडेंट इसको 3 करोड़ रुपए पे करेगा। ठीक है और रेसिडेंट इसके ऊपर 5% की रेट से टैक्स कितना बनेगा सर 15 लाख रुपए। ये किसको जमा करवा देगा तो गवर्नमेंट को जमा करवा देगा जब गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। अब जीडीए ने क्या किया है इस 2 करोड़ रुपए पे 18% की रेट से मान लीजिए 36 लाख रुपए का टैक्स पे करके रखा है। अब देखो यहां टैक्स कौन पे कर रहा है सर रेसिडेंट पे कर रहा है गवर्नमेंट को जीडीए तो पे नहीं कर रहा। हमने बोला था अगर कोई व्यक्ति कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके ऊपर खुद टैक्स पे करता है और उसके लिए अगर उसने कोई इनपुट इनपुट सर्विसेज खरीदे हैं तो उसके ऊपर से क्या मिल जाता है आईटीसी मिल जाता है उसके ऊपर जो टैक्स पे किया हुआ वो वापस मिल जाता है। तो यहां पे जीडीए तो गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर रहा तो सर क्या जीडीए कोई 36 लाख रुपए का जिसने टैक्स पे किया है क्या वो इसे वापस मिलेगा? सर ये वापस नहीं मिलेगा सर ये वापस नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगा है क्या होगा सर यहां पे रेसिडेंट इसको क्या करेगा मान लीजिए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगा है और यहां पे 5% की रेट है और मान लीजिए यहां पे 5% की रेट है तो सर यहां पे 3 करोड़ प्लस 15 लाख रुपए 3.15 करोड़ रुपए रेसिडेंट जीडीए को पे करेगा और जीडीए 15 लाख रुपए इसको जमा करवाएगा तो गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। तो गवर्नमेंट ने बोला क्योंकि हमने तेरे ऊपर जो रेट है वो वैसे ही पहले बहुत कम लगा दिया सिर्फ 5% लगा दिया तो जो तूने परचेज किया है वो परचेज पे जो तूने टैक्स पे किया है जीडीए ने वो हम तुझे वापस नहीं देंगे आईटीसी तुझे नहीं देंगे आईटीसी तुझे नहीं देंगे। लेकिन अगर जीडीए यहां पे 18% की रेट ऑफ करता है अगर जीडीए यहां पे 18% की रेट ऑफ करता है तो यहां पे रेसिडेंट इसको कितना पे करेगा सर यहां पे 3 करोड़ प्लस 54 लाख 3.54 करोड़ यहां पे टैक्स पे करेगा। अब इसमें से 3 करोड़ जीडीए को कर लेगा और 54 लाख रुपए का किसको जाएगा गवर्नमेंट को पैसा जाएगा। अब क्या करेगा गवर्नमेंट बोला क्योंकि हमने देखो ज्यादा रेट लगाया है 18% तो ऐसा कर जो तूने परचेज किया था उसके ऊपर जो तूने टैक्स पे किया था वो तू वापस ले ले तो 54 लाख का टैक्स पे करेगा तो 36 लाख वापस मिल जाएगा और 18 लाख तुझे क्या करना पड़ेगा नेट पे करना पड़ेगा टू गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब आप यहां पे देखना अगर आरसीएम है तो भैया जीडीए को आईटीसी नहीं मिलेगा उसने जो भी परचेज किया है। अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है और उसमें भी 5% की रेट है तो जीडीए को आईटीसी नहीं मिलेगा जो भी उसने माल परचेज किया है और अगर 18% की रेट है तो सर जीडीए को आईटीसी मिल जाएगा जो भी उसने सर्विसेज और गुड्स वगैरह परचेज किए हैं। लेकिन जो रेसिडेंट है रेसिडेंट ने तो हर केस में टैक्स पे किया है अगर 5% तो 15 लाख पे किया है अगर 18% तो 54 लाख पे किया था तो क्या रेसिडेंट को आईटीसी मिल जाएगा? यस रेसिडेंट को आईटीसी मिल जाएगा। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। रिस्ट्रिक्शन ऑन द आईटीसी इज फॉर द जीडीए सप्लायर एंड नॉट फॉर द रेसिडेंट। रेसिडेंट कैन टेक फुल आईटीसी इवन इफ एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 5%। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब सर हमें क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा कि 18% की रेट लगानी है 5% की लगानी है जीडीए ने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट किया है कि नहीं किया है? तो देखना जब तक आपको क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो तो आप ये मान के चलोगे कि हमेशा आरसीएम से लग रहा है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट नहीं किया है। ठीक है उसके अलावा सर अगर अनरजिस्टर्ड टीके दिया हुआ है अगर अनरजिस्टर्ड टीके दिया हुआ है तो हम ये मान सकते हैं सर अनरजिस्टर्ड इसका मतलब टैक्स पे नहीं मिलेगा और वो ऑप्शन भी ऑप्ट नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब सर अनरजिस्टर्ड है डेफिनेटली वहां पे आरसीएम ही लगेगा। हां रेट आपको अगर 18% दे रखी है तो 18% रेट कब लगेगी सर जब फॉरवर्ड चार्ज होगा तो वहां पे आपको फॉरवर्ड चार्ज लगा देना है। ये है आपकी जीडीए सर्विसेज के रिलेटेड आरसीएम समझ में आ गया होगा। इसका एग्जांपल लेते हैं एक्साइज एजेंट टुक सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टर फ्रॉम एबीसी ट्रांसपोर्टर पेइंग टैक्स एट रेट ऑफ 18%। इन सच केस आप 18% का टैक्स रेट लगाता है फॉरवर्ड चार्ज टैक्स पे होगा और जीडीए पे टैक्स। ठीक है एक्साइज एजेंट ने सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एबीसी ट्रांसपोर्ट नॉट ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज अब उसने फॉरवर्ड चार्ज नहीं किया है तो ऐसे केस में टैक्स के अंदर रिवर्स चार्ज बाय द एक्साइज एजेंट टू बी रेसिडेंट है। हां अगर एग्जेम्पशन वाला केस है तो फिर वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा वहां पे तो जीएसटी लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है चलो अब उसके बाद सेकंड में हम बात करते हैं लीगल सर्विस की। तो लीगल सर्विस कौन प्रोवाइड करता है सर अगर कोई कोर्ट या ट्राइब्यूनल प्रोवाइड करता है तो वो तो शेड्यूल 3 आ जाता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की गई है किसी एडवोकेट के द्वारा या किसी फर्म ऑफ एडवोकेट के द्वारा या किसी सीनियर एडवोकेट के द्वारा या किसी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा तो सर इनकी सर्विसेज पे क्या लगेगा आरसीएम लगेगा। लेकिन बात समझना हमने पढ़ा था कि अगर एडवोकेट सीनियर एडवोकेट फर्म ऑफ एडवोकेट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एग्जाम्पशन चैप्टर में पढ़ा था अगर ये सर्विसेज देते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी ऐसा व्यक्ति जो कोई बिजनेस नहीं करना पर्सनल पर्पस के लिए आपको सर्विसेज दी हैं या सर्विसेज देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को यूनियन टेरिटरी को लोकल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट एंटिटी और गवर्नमेंट अथॉरिटी को या ऐसी बिजनेस एंटिटी को जिसका पिछले साल का जो टर्नओवर है वो रजिस्ट्रेशन की लिमिट को एक्सीड नहीं करता है। अगर ऐसे लोगों को सर्विस दी है लीगल सर्विसेज एडवोकेट फर्म ऑफ एडवोकेट सीनियर एडवोकेट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने तो सर्विस क्या है एग्जेम्प्ट हो जाएगी और अगर एग्जेम्प्ट हो जाएगी तो आरसीएम और फॉरवर्ड चार्ज का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर जब टैक्स पे नहीं करना तो फिर आरसीएम क्या फॉरवर्ड चार्ज क्या तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर इन्होंने सर्विस दिया है किसी ऐसे बिजनेस एंटिटी को जिसका पिछले साल का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन की लिमिट को क्या करता है क्रॉस करता है तो सर ऐसे केस में क्या होगा ऐसे केस में आरसीएम लग जाएगा और टैक्स पे करना पड़ेगा सर उस बिजनेस एंटिटी को पे करना पड़ेगा जिससे लीगल सर्विसेज दी है। सर मान लीजिए कोई बिजनेस नया स्टार्ट करता है फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तो उसका पिछले साल का टर्नओवर 0 होगा तो डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन की लिमिट से कम ही होगा तो ऐसे केस में सर उसकी वो सर्विस क्या हो जाएगी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। चलिए एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हरीश साला एक एडवोकेट है उन्होंने लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवाया आपको एबीसी लिमिटेड टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है हैविंग टर्नओवर ऑफ 18 लाख रुपए फाइनेंशियल ईयर तो यहां पे जो बिजनेस एंटिटी सर्विस ले रही है उसके पिछले साल का टर्नओवर कितना है 18 लाख रुपए मतलब रजिस्ट्रेशन की लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है तो ऐसे केस में जो टैक्स पेबल होगा क्या वो होगा नहीं होगा सर क्योंकि ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर उस एबीसी लिमिटेड का टर्नओवर पिछले साल का 52 लाख है इसका मतलब रजिस्ट्रेशन की लिमिट को एक्सीड करता है सर ऐसे केस में क्या होगा टैक्स पे होगा और कौन करेगा रेसिडेंट विल पे द टैक्स दैट इज एबीसी लिमिटेड तो एबीसी लिमिटेड विल पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये समझ में आया ये था आपका सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री हम बात करेंगे अब नेक्स्ट स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज की बात करें तो अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड की गई है बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और किसको प्रोवाइड की
गई है, तो पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आरसीएम। सबसे पहले तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज समझो क्या आती है। देखो बीसीसीआई आईपीएल ऑर्गेनाइज करती है, तो आपने देखा होगा टाटा आईपीएल, तो सर उस आईपीएल के साथ टाटा का नाम जोड़ दिया जाता है। सर टाटा का ही नाम क्यों जुड़ा? क्योंकि टाटा ने बीसीसीआई को क्या दिया था, पैसा दिया था। क्यों दिया सर? क्योंकि टाटा वाज स्पॉन्सरिंग द आईपीएल इवेंट, फॉर दैट पर्पस टाटा का नाम हर जगह दिखाया जा रहा है, सो दैट टाटा का क्या हो, प्रमोशन हो। तो देयर इज एडवर्टाइजमेंट, देयर इज स्पॉन्सरशिप। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, हम खुद का गुण बखान करते हैं कि भैया हमारा प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, ये सब करते हैं। लेकिन स्पॉन्सरशिप में क्या होता है, जब भी कोई इवेंट या कोई चीज है जिसको हम स्पॉन्सर करते हैं, भैया इसका खर्चा हम उठाएंगे, इसके लिए हम आपको पैसा देंगे। जब भी इवेंट होगा यहाँ पे हमारा नाम दिखाना, उसे बोलते हैं स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। तो जैसे बीसीसीआई आईपीएल ऑर्गेनाइज करता है, वहां पे टाटा का नाम आता है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। वहां पे नाम दिखाया जा रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि टाटा ने बीसीसीआई को क्या दिया है, पैसा दिया है। अब एक बात समझना, स्पॉन्सरशिप सर्विस में क्या होता है, कंफ्यूजन रहती है। यहाँ पे बीसीसीआई को टाटा ने पैसा दिया है, ठीक है, और बीसीसीआई ने उसके बदले में उसका नाम दिखाया है टाटा का। तो जो पैसा यहाँ पे रिसीव करता है वो क्या कहलाएगा, सप्लायर। मतलब जिस व्यक्ति को यहाँ पे स्पॉन्सरशिप के लिए पैसा मिला है, दैट इज सप्लायर, जिसने सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं। और जिसने पैसा दिया है, उसने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज ली है, वो क्या कहलाएगा, रेसिपिएंट कहलाएगा। ये बात समझ आ गई? तो आपको देखना है कि जब स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो वहां पे अगर सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब एलएलपी कंपनी और फॉरेन कंपनी को छोड़ करके अगर कोई सप्लायर है, मान लीजिए कोई ट्रस्ट है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई मान लीजिए प्रोप्राइटर है, अगर वो स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, किसी पार्टनरशिप फर्म को या बॉडी कॉर्पोरेट को, तो ऐसे केस में क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा। और वो जो रेसिपिएंट पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट है, दैट विल पे द टैक्स। अब मान लीजिए सर अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट हुआ, तो भैया फॉरवर्ड चार्ज में बॉडी कॉर्पोरेट ही टैक्स पे करेगा। सर अगर रेसिपिएंट प्रोप्राइटर हुआ, तो सर फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर ही पे करेगा टैक्स, चाहे वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो। चलिए तो यहाँ एग्जांपल लेते हैं, आरएसएफ फर्म प्रोवाइड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू XYZ लिमिटेड। तो यहाँ पे सप्लायर कौन है, आरएसएफ फर्म, दैट इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। ये कौन है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। ये क्या है, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती, तो उन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया है XYZ लिमिटेड को, लिमिटेड मतलब कंपनी, इसका मतलब जो रेसिपिएंट है वो कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट। तो ऐसे केस में जो 2 लाख रुपीस पे किए हैं आरएसएफ फर्म को फॉर स्पॉन्सरशिप, यहाँ पे आरएसएफ फर्म सप्लायर है एंड यहाँ पे क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा, क्योंकि रेसिपिएंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। यहाँ पे टैक्स कौन पे करेगा, XYZ लिमिटेड रिवर्स चार्ज टैक्स पे करेगा। अब समझिए, अगर ये सर्विसेज एबीसी लिमिटेड ने प्रोवाइड की होती XYZ लिमिटेड को, तो सर जो सप्लायर है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, दैट एबीसी लिमिटेड विल पे द टैक्स ऑन स्पॉन्सरशिप अमाउंट, फॉरवर्ड चार्ज में एबीसी लिमिटेड ही क्या करता, टैक्स पे करता। ये आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद 4 अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की गई है बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, अगर कोई सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड की गई है किसी बिजनेस एंटिटी को, तो आरसीएम लगता है। ये सारा हमने एग्जेम्पशन चैप्टर में एक चार्ट के माध्यम से पढ़ा था, जब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। We are pausing to this only 30 minutes. Rest we will cover in the subsequent one.